माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। स्वागत भैया। प्रणाम करता हूँ मंच पे विराजमान माँ वीणा पाणी के पुत्रों को और नमन करता हूँ कापरेन की इस धरती को जिस पर मैं आज 12 साल बाद के दोबारा आया हूँ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और ये कापरेन मुझे बता दे कि मुझे मेरे आने वाले कवियों की अगवानी में कितनी देर तक कविता पाठ करना है। मैं 4 पंक्तियां आप लोगों के सुपुर्द करता हूँ और अभी तक मुझे जो नहीं लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा 12 सालों के बाद कि कापरेन इस तरह कविता पढ़ता है। कापरेन जिस तरह कविता सुनता है, मुझे बताना कि कापरेन के लोग किस तरह कविता सुनते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और वह 4 पंक्तियां बता देंगी कि भूपेंद्र राठौर को कितने वक्त तक खड़े होकर आप लोगों के बीच में भारत माता की वंदना करनी है। कि गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं, गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं और शुक्रवार को पत्थर वाले बम बरसाए जाते हैं। गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं और शुक्रवार को पत्थर वाले बम बरसाए जाते हैं और फिर कहते हैं डर लगता है हमको तो इस भारत में जब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं। वाह वाह वाह। जब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं। क्योंकि मित्रों मेरा इतना सा परिचय है, मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता। मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता और अपने मुंह से मैं ताली की यारों मांग नहीं करता, क्योंकि कोई चमकता गोला यारों रवि नहीं हो सकता है और चंद चुटकुले गाकर कोई कवि नहीं हो सकता। 1947 से लेकर 2022 तक का भारत पढ़ता हूं और मुझे बताना कि काश ये जो कापरेन है ये कविता को किस तरह सुनता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक के भारत को पढ़ता हूं। मैं चाहता हूं एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। मैं शुरू होता हूं साहब। वो ऋषियों की धरती थी, वह हवन कुंड भी होते थे। वो ऋषियों की धरती थी, वह हवन कुंड भी होते थे। भारत माँ के पंडित बेटे उसी धरा पर सोते थे। जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती थी, जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती थी। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते थे। पंडित उनके घर जाते, वो पंडित के घर जाते थे और अमरनाथ के जयकारों पर मुस्लिम खुशी मनाते थे। अरे जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे, जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे। मित्रों आप लोगों की तालियां थोड़ी और कमजोर है, मैं आप लोगों की तालियों को और उत्सव में बदलना देखना चाहता हूं। जब आप लोगों की तालियां देशभक्ति की कविताओं पर चुपचाप हो रहती है, तब हैदराबाद के एक सांसद की ये हिम्मत होती है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैं हैदराबाद के उस सांसद से कहना चाहता हूं, वो जो छुरी हो वो कापरेन के किसी लोहार के हाथ की बनी हो और वह छुरी जिन हाथों में पकड़ाई जाए वो कापरेन के किसी नौजवान की हो तो वो क्या उसका बाप भी भारत माता की जय बोलेगा। तब पढ़ता हूं साहब का खरगोन करौली दिल्ली में। अब आप संभालना साहब और अगली पंक्ति आपको बचा दे कि मुझे मेरे आने वाले कवि आदरणीय शशिकांत जी यादव, आज इस मंच का सौभाग्य है कि कोटा दशहरा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का संचालन करने वाला संचालक राजकुमार जी बादल के निमंत्रण पर कापरेन की धरती पर मंच का संचालन कर रहा है। वाह वाह। तब पढ़ता हूं साहब कि वो क्या खरगोन करौली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं, अब मैं कापरेन देखना चाहता हूं। मुझे लग जाए कि मैं 12 साल बाद भी उसी कापरेन की धरती पर आया हूं जब 12 साल पहले मुझे यहाँ के स्थानीय पार्षद विनोद मीणा ने बुलाया था। आपको चेक करना चाहता हूं, कविता पढ़ता हूं साहब। खरगोन करौली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं तब मंदिर के शिखर कलश भी प्रतिक्रिया पर आते हैं और क्रिया की प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे कहाँ जरूरी है। हिंदू मुस्लिम जो भी दोषी
तुम दोनों को छाटो जी और दया धर्म की भाषा छोड़ो, सीधे फांसी टांगो जी। तालियां रोक कर रखे, यह उत्सव था। अगली पंक्ति पर मैं आप लोगों की तालियां 1 मिनट तक बजता हुआ देखना चाहता हूं। हिंदू मुस्लिम दोनों झगड़े कोई भी समझा देता, कोई मुस्लिम नेता आकर कि खरगोन करौली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं तब मंदिर के शिखर कलश भी प्रतिक्रिया पर आते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे कहाँ जरूरी है। हिंदू मुस्लिम जो भी दोषी, तुम दोनों को छाटो जी और दया धर्म की भाषा छोड़ो, सीधे फांसी टांगो जी। और जो दंगों के गुनहगार हैं, जो दंगों के गुनहगार हैं, वो नाम सामने आने दो और गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ जाने दो। बहुत अच्छे भूपेन, भूपेन बहुत बढ़िया बेटे। गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने दो, क्योंकि मैं तो ऐसा हिंदू हूं जो सच्ची बात सुनाता हूं। हारी मेरे घर आता, तस्लीम की राखी पाता हूं, और रोजों के दिन में तो मैं भूखा तक सो जाता हूं। यारों में तो फारूक के घर व्रत खोलने जाता हूं। इसीलिए मैं कविता को संविधान बनाकर गाता हूं, इसीलिए मैं कविता को संविधान बनाकर गाता हूं। पर उसके बाद भी कुछ लोग ये कहे कि हमें भारत में डर लगता है, तो मित्रों अब मुझे कापरेन बता देना कि जिन लोगों को भारत में डर लगता है उन लोगों के गाल पर ये कापरेन राजकुमार जी बादल के संयोजन में कैसा तमीचा मारना चाहता है। मैं पढ़ता हूं साहब कि हमने तुमको अपना माना रहने को गरबार दिया, हमने तुमको अपना माना रहने को गरबार दिया, लाल चौक से लाल किले तक जाने का अधिकार दिया। अरे राजगीत पर तुम चुप बैठे, फिर भी तुमको प्यार दिया, पर बदले में तुमने मेरी भारत मां पर वार किया। और हिंदू और मुस्लिम में बोलो तुमने कैसा भेद किया। अरे जिस थाली में खाना खाया उस थाली में छेद किया। वाह, जिस थाली में खाना खाया उस थाली में छेद किया। अभी भी कुछ लोगों की तालियां कमजोर है। यह भूपेंद्र राठौर एक बार फिर आप लोगों की कापरेन की ऊर्जा को देखना चाहता है। कुछ लोगों ने इसलिए फटाके बचा कर रखे कि जब पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ तो हमारा भारत पाकिस्तान से हार गया, और उन लोगों ने फटाके चलाए। कुछ लोग आपके कापरेन में भी होंगे, कुछ लोगों के लिए पंक्तियां समर्पित करता हूं। और मित्रों अब मुझे बता देना कि मुझे मेरे बाद में आने वाले कवि की अगवानी में क्या कविता पढ़नी है। पंक्तियां पढ़ता हूं साहब उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के गीत गाते। कविता भूपेंद्र राठौर पढ़ रहा है। जब ऑन रिकॉर्ड कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूं तो कम से कम आप तालियां बजाने की हिम्मत तो कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। तब पढ़ता हूं साहब कि जब भारत के 44 बेटे बस में मार गिराए थे तब भारत के गद्दारों ने गीत खुशी के गाए थे। अफजल जिंदाबाद के नारे दिल्ली में लगवाए थे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर काले बादल छाए थे। ऐसे घर के गद्दारों को मत दिल्ली अब माफ करे और सबसे पहले घर के गद्दारों को भारत साफ करे। वाह वाह, सबसे पहले घर के गद्दारों को भारत साफ करे, क्योंकि अन्न हमारा खाते हैं पर गीत विदेशी गाते हैं। अन्न हमारा खाते हैं पर गीत विदेशी गाते हैं। भारत माँ ने पाला पोसा, इसको आंख दिखाते हैं। ये भारत की धरती है जो इतना भी सजाती है पर गद्दारों को जिंदा रखना कायरता कहलाती है। वाह वाह, ये भारत की धरती है जो इतना भी सजाती है पर गद्दारों को जिंदा रखना कायरता कहलाती है। इसीलिए अब गद्दारों को रोज सुधारा जाएगा और भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। जिसके मन में आए वो बोल जाए। मित्रों एक तरुण सागर जी महाराज हुए, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। एक जैन मुनि हुए साहब तरुण सागर जी महाराज, जिन्होंने एक बात बोली कि हम ये जो 10-10 रुपए की बोतलें पीते हैं इनके अंदर मिलावट आती है, यदि हम इनको पिएंगे नहीं तो बीमार नहीं होंगे। तो एक फिल्म बनाने वाला एक अभिनेता शाहरुख खान मंच पर आया और ये बोला कि मिलावट तो गाय के दूध में भी आती है। जब एक अभिनेता माँ के दूध की तुलना, जब एक अभिनेता एक पेय पदार्थ की तुलना माँ के दूध से कर दे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चुप रह सकता है, प्रिंट मीडिया चुप रह सकता है, पर वो कवि चुप नहीं रह सकता।
जो राजकुमार जी बादल के संयोजन और चेयरमैन साहब के द्वारा कापरेन में बुलाया जाता है। वाह तब जवाब देता हूं साहब, कब पिछले दिनों अखबार में खबर आई जिसने ठंडा बनाने वालों की नींद उड़ाई। जो लोग इधर खामोश है, ये भूपेंद्र राठौर अब उनकी ऊर्जा भी देखना चाहता है। कब पिछले दिनों अखबार में खबर आई जिसने ठंडा बनाने वालों की नींद उड़ाई, तो स्वदेश फिल्म बनाने वाला एक अभिनेता मंच पर आया और जनता को संबोधित करते हुए बोला कि यदि मुझे भारत में पेप्सी नहीं पीने दी जाएगी तो मैं अमेरिका जाकर पीऊंगा, और पेप्सी तो मेरी आत्मा है, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगा। उसने कहा कि वर्तमान में पेप्सी तो शुद्ध है पर माँ के दूध में मिलावट आती है। उसने कहा कि वर्तमान में पेप्सी तो शुद्ध है पर माँ के दूध में मिलावट आती है। तब मैंने कहा तेरी माँ डेयरी पे जाती है इसीलिए दूध में मिलावट आती है। तब मैंने कहा तेरी माँ डेयरी पे जाती है इसीलिए दूध में मिलावट आती है, और यदि माँ के दूध में मिलावट होती तो जो हंसता है भारत वो कभी ना हंसता, वो हमेशा रोता और मर जाता उदय सिंह, पर पन्ना धाय का बेटा आज भी जिंदा होता। वाह, मर जाता उदय सिंह पर पन्ना धाय का बेटा आज भी जिंदा होता। क्योंकि मित्रों, क्या कश्मीर था मैं पढ़ता हूँ, कश्मीर ऐसा नहीं था साहब जैसे फिल्मों में दिखाया गया। भूपेंद्र राठौर पढ़ता है कश्मीर कैसा था साहब, कि पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया जाता था, 4 वेद और उपनिषदों का ज्ञान पढ़ाया जाता था, तेरे मेरे घर के ऊपर केसरिया लहराते थे, रहमत भाई पंडित के घर मीठी ईद मनाते थे, पर जाने किसकी नजर लगी थी जन्नत की फुलवारी को, और उग्रवाद ने आग लगा दी मेरी केसर क्यारी को। उग्रवाद ने आग लगा दी मेरी केसर क्यारी को। क्या कश्मीर बना दिया। मित्रों, मैं एक बार और कापरेन की ऊर्जा को देखना चाहता हूं, क्योंकि जब आप लोगों की कालियां कमजोर होती है तब जाकर मित्रों हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोगों की भारत मुर्दाबाद नारे लगाने की हिम्मत होती। थोड़ा और आपको चेक करता हूं कि क्यों रुक सकते थे दंगे। हिंदू मुस्लिम दोनों झगड़े कोई भी समझा देता, हिंदू मुस्लिम दोनों झगड़े कोई भी समझा देता, कोई मुस्लिम नेता आकर एक आरती गा देता। वाह, हिंदू मुस्लिम दोनों झगड़े कोई भी समझा देता, कोई मुस्लिम नेता आकर एक आरती गा देता, और हिंदू नेता आकर यारो चादर एक चढ़ा देता, अरे कार सेवक की लाशों पर कोई गंगा जल छिड़का देता। वाह 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 वाह, ये तो उत्सव था। मैं अगली पंक्ति पर आपके उत्सव को माँ उत्सव में तब्दील होते देखना चाहता हूं, और मुझे बता देना कि भूपेंद्र राठौर 12 साल बाद कापरेन की धरती पर आया है। पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, हिंदू मुस्लिम दोनों झगड़े कोई भी समझा देता, कोई मुस्लिम नेता आकर एक आरती गा देता, और हिंदू नेता आकर यारो चादर एक चढ़ा देता, और कार सेवक की लाशों पर कोई गंगा जल छिड़का देता, अरे जामा मस्जिद छोड़ बुखारी वंदे मातरम गा देता, तो फिर किसकी हिम्मत थी जो दंगों को करवा देता। तो फिर किसकी हिम्मत थी जो दंगों को करवा देता। क्योंकि धीरे धीरे सूरज निकला तब लालिमा छाई थी। क्या परिवर्तन हुआ साहब। भूपेंद्र राठौर का इतना सा परिचय है यारों, मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का। अगर आपका ये बेटा किसी राजनीतिक दल के दुशाले उतार कर कविता नहीं सुनाता है तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उतार कर फेंक दीजिए अपने राजनीतिक दलों के दुशाले, और सुनिए शशिकांत जी यादव के संचालन और भूपेंद्र राठौर की कविता को। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं शुरू होता हूं। सुनाइए। हिंदू मुस्लिम दोनों झगड़े यारों, मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का, राजमहल में जाकर मेरे मस्तक को झुकवाने का। मैं दिनकर का वंशज हूँ, दिनकर की गाथा गाऊंगा, और सोती सोती जनता को भी आज जगा कर जाऊंगा, और जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं तब तक चिल्लाऊंगा, और जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। क्योंकि कश्मीर में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे। मित्रों, जब भारत की गद्दी पर एक शेर नहीं आया था ना, उसके पहले कश्मीर की क्या दशा थी। पंक्तियां पढ़ता है साहब ये आपका बेटा। कश्मीर में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, भारत माता के आंचल में डंडे गाड़े जाते थे। आजादी का मतलब था कि भारत मुर्दाबाद कहो, चांद सितारे वाले झंडे लेकर के आजाद रहो। आजादी में भारत माता को गाली दी जाती थी, और आजादी में आतंकवादी को ताली दी जाती थी।
अरे आजादी को गाली देते उन लोगों को छाटेंगे और लाल चौक पर खड़ा करेंगे, उनकी गर्दन काटेंगे। लाल चौक पर खड़ा करेंगे, उनकी गर्दन काटेंगे। क्योंकि धीरे धीरे सूरज निकला तब लालिमा छाई थी जब दिल्ली के सिंहासन पर इंदिरा गांधी आई। वाह। धीरे धीरे सूरज निकला तब लालिमा छाई थी जब दिल्ली के सिंहासन पर इंदिरा गांधी आई थी। वो जब दिल्ली के सिंहासन पर इंदिरा गांधी आई थी, माना कि वो नारी थी पर झांसी की अवतारी थी और उस भारत की बेटी की खुद भारत मां आभारी थी। वो दुनिया से जीत चुकी थी पर अपनों से हारी थी जब भारत के गद्दारों ने उसको गोली मारी थी। जब भारत के गद्दारों में उसको गोली मारी थी, वो नारों में कहती थी कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो नारों में कहती थी कोई गद्दार नहीं होगा, वो नारों में कहती थी कि भूख गरीबी जाएगी, वो नारों में कहती थी घर घर में लक्ष्मी आएगी, वो नारों में कहती थी कि बलूचिस्तान हमारा है, वो नारों में कहती थी भारत प्राणों से प्यारा है। लेकिन जाने क्या सूझी, जनता जेलों में भरवा दी और जिनको वंश चलाना था उनकी नसबंदी करवा दी। जिनको वंश चलाना था उनकी नसबंदी करवा दी। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, और उस अंतिम पंक्तियों पर आपकी मोहर देखना चाहता हूं। 60 साल से कैद पड़ी थी भारत माता जेलों में, रोककर दिखाना अपनी कालिया। 60 साल पर कैद पड़ी थी भारत माता जेलों में, राजा और कलमानी पैसे खाकर बैठे खेलों में, और लाल किला भी अब तक ठंडी ठंडी भाषा बोला था यार, तभी तो मुल्क पड़ोसी कुत्तों ने मुंह खोला था। लेकिन हमने देखा है अब अच्छे दिन भी आए हैं जब मोदी ने अवधपुरी में शिलान्यास करवाए हैं।